हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मैं हूं प्रियंका। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपके कोचिंग का टेस्ट पेपर। हम जो हमारा सक्सेस पाथ ग्रुप है, इसमें हम विभिन्न एग्जाम्स में पूछे गए पीवाईक्यू को कवर करते हैं। साथ ही हम यहाँ पर आपके टेस्ट पेपर भी डिस्कस करेंगे, जिससे आपको ये पता रहे कि आपके एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। साथ ही जो एग्जामिनर है, उसके जो एक माइंड सेट है, वो किस रूप से वर्क करता है, क्या उसमें आपको चेंज है, वो देखने मिलेगा। तो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, वो है भोमट के पठार के रिगार्डिंग। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। क्लास है, इसकी स्टार्टिंग करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है भोमट के पठार के रिगार्डिंग। आपने राजस्थान में सुना होगा, दो पठार हमारे काफ़ी फेमस है, भोराट का पठार और भोमट का पठार। भोमट एंड भोराट, ये दो प्लेटू है, वो आपको इधर सदर्न पार्ट है, यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है भोमट के पठार के रिगार्डिंग। और इसमें भी जो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, वो है कौन से जिले में लोकेटेड, ये नहीं है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसमें ये नहीं पूछा कि भोमट का पठार कहाँ पर स्थित है, क्वेश्चन पूछा गया कहाँ पर नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बांसवाड़ा। जो भोराट का पठार है, वह है आपके उदयपुर और राजसमंद के मध्य। वही भोमट का पठार आपको देखने मिलेगा उदयपुर और डूंगरपुर के मध्य। इसका कुछ पार्ट है वो सिरोही में भी विस्तार आपको इसका देखने मिलता है। सिरोही है, उदयपुर, डूंगरपुर, और थोड़ा सा पार्ट आपको इसका विस्तार है वो सिरोही में भी देखने मिलता है। बांसवाड़ा इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि बांसवाड़ा सदर्न साइड में स्थित है और वहाँ पर इसका विस्तार है वो आपको नहीं देखने मिलेगा। यहाँ पर इसकी व्याख्या देखिए तो भोमट का पठार है, ये आपको देखने मिलता है राजस्थान के दक्षिणी राजस्थान में, बेसिक रूप से उदयपुर, सिरोही और डूंगरपुर जिलों में देखने मिलता है। अरावली पर्वतीय प्रदेश में स्थित है। भील जनजाति यहाँ के पर निवास करती है। तो यहाँ की प्रमुख जनजाति भी आपको ट्राइब भी देखने मिलती है। कौन सी ट्राइब है? भील जनजाति। सेकंड क्वेश्चन जो राजस्थान की ज्योग्राफी के रिगार्डिंग पूछा गया है, राजस्थान के कौन से भौतिक भाग का सबसे बाद में उद्भव हुआ था? राजस्थान में 4 भौतिक भूभाग हैं। अरावली, आपके मरुस्थल पाट, मैदानी पाट और आपके हाड़ौती का पठार, जिसको हम गोंडवाना लैंड एंड 33 सागर से इसका ओरिजिन मानते हैं। गोंडवाना लैंड से अपन मानते हैं अरावली और आपके पठारी रीजन का उद्भव। वहीं 33 सागर से हम मानते हैं आपके मैदानी और मरुस्थली भाग का उद्भव। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है, राजस्थान के कौन से भौतिक भाग सबसे बाद में बना था, सबसे लास्ट में कौन सा बना था? सबसे पहले अरावली वाला बना था आपके, फिर आपके पठार, मैदान, मरुस्थल है वो बनते हैं। तो सबसे नवीनतम जो पार्ट है वो आपके है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। देखो, पठारी वाला पार्ट पहले ही बन गया था, आपके मैदान है वो पहले बन गए थे, मरुस्थल है वो बाद में बना था, अरावली है वो पहले बन गई थी। तो सबसे लास्ट बने था आपके पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। राजस्थान के भौतिक भूभागों के व्याख्या के क्रम में देखें तो 4 आपको राजस्थान के भौगोलिक विभाजन देखने को मिलता है। अरावली पर्वतीय प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, पूर्वी मैदानी क्षेत्र और पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र। जब 33 सागर का अवसाद है उनके वलन हुआ था, तो उन वलन के पड़ने से बाद में राजस्थान में क्या हुआ था? डेजर्टिफिकेशन है, इसका फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, राजस्थान में किस क्षेत्र में अनुप्रस्थ बालुका स्तूप आपको देखने मिलते हैं? अनुप्रस्थ बालुका स्तूप है, इनकी लोकेशन आपको देखने को मिलती है। कहाँ पर देखने मिलती है? पुंगल, बीकानेर। जो इसका करेक्ट आंसर होगा पुंगल, बीकानेर है। यहाँ पर आपको अनुप्रस्थ बालुका स्तूप है वो देखने मिलते हैं। जब आप बालुका स्तूप वाला टॉपिक देखते हो, तो आपको देखते हो कि यहाँ पर राजस्थान में विभिन्न प्रकार के बालुका स्तूप आपको देखने मिलते हैं। इनमें से एक आप देखते हो पैराबोलिक बालुका स्तूप, एक आपके चलता है अनुप्रस्थ, एक चलता है अनुदैर्ध्य बालुका स्तूप जो जोधपुर के साइड में है। साथ ही आपको चंद्राकार बालुका स्तूप है वो भी देखने मिलते हैं। तो यहाँ पर जो पूछा गया क्वेश्चन है वो है अनुप्रस्थ बालुका स्तूप के रिगार्डिंग। ये आपको पुंगल, बीकानेर में देखने मिलते हैं। अनुप्रस्थ बालिका स्तूप है, इनका फॉर्मेशन है वो दीर्घकाल तक एक ही दिशा में हवा के चलने से, हवा की दिशा है वो किस प्रकार से हो जाती है? समकोण पर हो जाती है। और इसका जो बेस्ट आपको एग्जाम्पल देखने मिलते हैं, ये पुंगल, बीकानेर में आपको देखने मिलती है। समकोण पर आपको ये दिखाई देने पर लगते हैं। तो ये हवा के चलने से इनकी दिशा है, इनमें आपको ये फॉर्मेशन है वो देखने मिलता है। हवा निरंतर दीर्घकाल तक एक ही डायरेक्शन में चलती है, तो इसका फॉर्मेशन आपको समकोण पर देखने मिलता है, अनुप्रस्थ पर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी राजस्थान की ज्योग्राफी के रिगार्डिंग है।
कोपेन के जलवायु वर्गीकरण, आपके जो क्लाइमेट वाला टॉपिक है इससे आपके क्वेश्चन पूछा गया है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार जलवायु प्रदेशों में के प्रतिनिधित्व जिलों का कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, कौन सा युग्म है वो इनकरेक्ट पूछा गया है। कोपेन ने आपके वर्षा टेम्परेचर के अकॉर्डिंग जलवायु वर्गीकरण है ये किया था, तो इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है वो पूछा गया है। तो इसमें BWSW है यही इनकरेक्ट है। हम जानते हैं कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण था उसने मरुस्थल को 2 भागों में डिवाइड किया था, आपके BWSW, BSHW, CWG एंड AW। इस प्रकार कोपेन ने 4 भागों में राजस्थान का जो भौगोलिक एरिया है इसका क्लाइमेट क्लासिफिकेशन किया था। अलवर है वो आपके पूर्वी भाग मैदानी क्षेत्र में स्थित है, यहाँ पर आपको CWG प्रकार की जलवायु देखने मिलती है, जबकि BWHW वाली जलवायु है ये आपको राजस्थान के पश्चिमी भाग में देखने मिलती है। BSHW ये नागौर में, ये करेक्ट आंसर है। CWG आपके टोंक में स्थित है और AW डूंगरपुर में स्थित है। तो कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार BWSW जलवायु प्रदेश है, इसमें जैसलमेर, बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर और उत्तरी पश्चिमी जोधपुर इंक्लूड रहते हैं। इस प्रदेश का प्रतिनिधित्व जो जिला वो आपको देखने मिलता है बीकानेर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है टेम्परेचर के रिगार्डिंग, राजस्थान में तापमान के संदर्भ में कौन सा कथन असंगत है। टेम्परेचर के रिगार्डिंग पूछा गया है और आपसे पूछा गया है इनकरेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा है। तो फर्स्ट ऑप्शन है न्यूनतम दैनिक तापांतर वाला स्थान कौन सा है, माउंट आबू। सेकंड है न्यूनतम वार्षिक तापांतर वाला जिला कौन सा है, डूंगरपुर। थर्ड है सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला कौन सा है, चूरू। और फोर्थ है राजस्थान का सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा है, चूरू। तो इसमें इनकरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया टेम्परेचर के रिगार्डिंग, आंसर होगा ऑप्शन सी सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला चूरू। ये इसका क्या है, गलत आंसर है। जबकि न्यूनतम दैनिक तापांतर आपको देखने मिलता है माउंट आबू में, क्योंकि माउंट आबू ये हाइट पर स्थित है, ऊंचाई पर स्थित है और यहाँ पर आपको टेम्परेचर में डिफरेंस है वो कम देखने मिलता है। न्यूनतम वार्षिक तापांतर ये दैनिक है दिल्ली में, और वार्षिक तापांतर वाला जिला आपको देखने मिलेगा डूंगरपुर, जहाँ से कर्क रेखा है वो गुजरती है। तो यहाँ ये कौन सा है, न्यूनतम वार्षिक तापांतर का है। राजस्थान में सर्वाधिक गर्म जिला है ये चूरू है, बालोतरा लोकेशन है ये भी काफ़ी फेमस है, और चूरू सर्वाधिक गर्म जिला में इंक्लूडेड है। अभी वर्तमान जिलों के अकॉर्डिंग अपन बालोतरा है वो भी मान सकते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला है वो जैसलमेर है। तो दैनिक तापांतर में मैक्सिमम आपको जो देखने मिलता है चूरू ना होकर कौन सा है, आपके जैसलमेर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके हिस्ट्री के रिगार्डिंग पूछे गए हैं। 1857 के रिवोल्ट के रिगार्डिंग, 1857 की क्रांति के समय मेजर स्कॉटिश वुड और कर्नल जो न्यूबरी है इनकी हत्या किस छावनी में की गई थी। तो मेजर स्कॉटिश वुड और कर्नल न्यूबरी है इनकी हत्या की गई थी 1857 के रिवोल्ट में। कौन सी सैनिक छावनी में की गई थी, तो हम जानते हैं राजस्थान में 6 सैनिक छावनियाँ थी, आपके नसीराबाद, नीमच, ब्यावर, खेरवाड़ा, इस प्रकार की। तो इसमें से जो नसीराबाद छावनी है इसमें मेजर स्कॉटिश वुड और कर्नल न्यूबरी है इनकी हत्या कर दी गई थी। तो नसीराबाद, नीमच, ब्यावर, देवली, इस प्रकार की जो 6 सैनिक छावनियाँ थी उनमें से नसीराबाद में है इनकी हत्या है वो की गई थी। नसीराबाद में 15वीं नेटिव इन्फेंट्री और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री है वो वर्क कर रही थी। 28 मई 1857 को मेजर स्कॉटिश वुड और न्यूबरी नामक जो अंग्रेज अधिकारी हैं इनकी हत्या कर दी गई थी। क्रांति का श्री गणेश है वो इस दिन कर दिया गया था राजस्थान में। नेक्स्ट जो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है वो नीमच छावनी के रिगार्डिंग पूछा गया है। नीमच से भागे 40 अंग्रेजों को डुंगला गांव में जो चित्तौड़गढ़ है वहाँ पर किस व्यक्ति द्वारा शरण दी गई थी। तो नीमच से 40 अंग्रेज भागे थे, उनको बाद में डूंगरपुर में चित्तौड़गढ़ में जो डुंगला गांव है वहाँ पर शरण दी गई थी, और शरण देने वाला व्यक्ति कौन था, आपके रुगाराम। ये शायद किसी एग्जाम में आपसे क्वेश्चन है वो PYQ में भी आपको देखने मिलेगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में भी पूछा गया है कि इनको शरण है वो किसके द्वारा दी गई थी, तो रुगाराम है इसके द्वारा इनको शरण है वो डुंगला गांव में दी गई थी। 1857 की क्रांति में नीमच छावनी से 40 अंग्रेज भाग गए थे, जिसमें इनके बच्चे और औरत भी शामिल थे।
रुगाराम नामक किसान है, उनके घर पे ये पहुंचे। क्रांति भी उनका पीछा करते वहां पर पहुंच गई थी, परंतु इसी बीच जो यहाँ का पॉलिटिकल एजेंट था मेवाड़ का, सावर्स, तो उसने सेना के साथ डुंगला गांव पहुंच गया और उनको उदयपुर पहुंचा दिया था। चित्तौड़गढ़ से इनको कहाँ पर पहुंचा दिया गया था? उदयपुर। वहां पर मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह है, स्वरूप सिंह ने इन्हें पिछोला झील में बने जग मंदिर है इनमें ठहराया था, और राज्य की ओर से उनकी सुरक्षा का कड़ा प्रबंध है वो भी किया गया था। तो इनकी जो सुरक्षा का प्रबंध किया गया था वो मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान महिला परिषद की स्थापना उदयपुर में 1947 में किसके द्वारा की गई थी? राजस्थान महिला परिषद है, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? जो आपके जन जागरण वाला टॉपिक है, या फिर हम कहें कि जो किसान आंदोलन, ये इनसे रिगार्डिंग जो टॉपिक है इसमें आपको देखने मिलता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, जो महिला थी शांता त्रिवेदी है, उनके द्वारा राजस्थान महिला परिषद है, इसकी स्थापना मेवाड़ में उदयपुर में 1947 में की गई थी। तो प्रजामंडल की ये महिला सदस्य थी शांता त्रिवेदी, जो 1947 में उदयपुर में इन्होंने राजस्थान में महिला परिषद की स्थापना की थी। किशोरी देवी है, इनके द्वारा 1934 में कटराथल में 1000 महिलाओं के सम्मेलन का नेतृत्व किया गया था। वहीं आप नारायणी देवी वर्मा का नाम देखते हो, 1944 में भीलवाड़ा में महिला आश्रम की स्थापना में नारायणी देवी है, उनके द्वारा 1944 में भीलवाड़ा वाले स्थान पर महिला आश्रम की स्थापना है वो की गई थी। सुशीला त्रिपाठी का नाम आप भरतपुर में देखते हो, भरतपुर जो प्रजामंडल है उनके पंजीयन की मांग के कारण ये गिरफ्तार हुई थी और इन्हें जेल में डाल दिया गया था। ये 4 महिलाएं हैं, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किशोरी देवी कटराथल जो किसान आंदोलन था उसके से रिगार्डिंग है। नारायणी देवी अलवर से है। शांता देवी त्रिवेदी राजस्थान महिला परिषद की स्थापना में इनका योगदान रहा था। वहीं सुशीला त्रिपाठी है, इनके द्वारा भरतपुर में जो प्रजामंडल है इसके पंजीयन की मांग है वो की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है भरतपुर प्रजामंडल के रिगार्डिंग। तो भरतपुर प्रजामंडल है, इसका पंजीकरण करने के बाद इसका नाम बदलकर क्या रखा गया था? तो भरतपुर प्रजामंडल है, इसका नाम परिवर्तन किया गया था, इसका नाम कर दिया गया था भरतपुर प्रजा परिषद। हम जानते हैं कि जब आप राजस्थान की हिस्ट्री देखते हो तो राजस्थान की हिस्ट्री में जो हिंदी को बढ़ावा देने में जो 2 रियासत थी उनका महत्वपूर्ण योगदान था, आपके अलवर और भरतपुर। भरतपुर में किशन सिंह, अलवर में जय सिंह है, ये क्या कर रहे थे, आपके हिंदी को बढ़ावा दे रहे थे। वहीं भरतपुर के प्रजामंडल है, इसका नाम भी यहीं पर चेंज किया गया है और नाम भरतपुर प्रजामंडल का नाम चेंज करके किया गया था भरतपुर प्रजा परिषद। भरतपुर के राज्य के जो महाराज थे किशन सिंह, उनकी छत्रछाया में लोकतांत्रिक प्रशासन की स्थापना के उद्देश्य से मार्च 1938 में किशनलाल जोशी है, उनके प्रयासों से रेवाड़ी में भरतपुर प्रजामंडल है इसकी स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1938 में की गई थी। कहाँ पर की गई थी? रेवाड़ी में की गई थी। 1939 में जो महाराजा ब्रिजेंद्र सिंह होते हैं, इनके राज सिंहासन ग्रहण करने के पश्चात इस प्रजामंडल है और जो सरकार है उनके मध्य समझौता हो जाता है 1939 में, और समझौते के अनुसार प्रजामंडल का पंजीकरण है वो भरतपुर प्रजा परिषद के नाम से किया गया था। तो बाद में इसका परिषद का नाम है वो चेंज किया गया था। पहले महाराजा थे किशन सिंह, बाद में महाराजा चेंज होते हैं और कौन से आ जाते हैं आपके ब्रिजेंद्र सिंह। किशन सिंह के बाद में कौन आता है शासक? ब्रिजेंद्र सिंह, और ब्रिजेंद्र सिंह के टाइम पर इसका नाम क्या हो जाता है? भरतपुर प्रजा परिषद। वहीं किशन सिंह का हमने योगदान देखा था, हिंदी को बढ़ावा देने में इनका महत्वपूर्ण योगदान आपको देखने को मिलेगा। 1942 में महाराजा जो ब्रिजेंद्र सिंह है, ये ब्रिज जया प्रतिनिधि सभा है, महाराजा ब्रिजेंद्र सिंह है, उन्होंने श्री ब्रज जया प्रतिनिधि समिति है इसका नामक जन व्यवस्थापिका सभा के गठन की भी घोषणा की थी। तो जो महाराजा ब्रिजेंद्र सिंह है, ब्रिजेंद्र सिंह के द्वारा 1942 में श्री ब्रज जया प्रतिनिधि समिति है इसकी इस नामक है जो व्यवस्थापिका सभा है इसके गठन की भी इनके द्वारा घोषणा है, डिक्लेरेशन है वो की गई थी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है ये भी प्रजामंडल के रिगार्डिंग है। कन्हैयालाल मित्तल, मांगेलाल भव्य और मकबूल आलम है, ये किस प्रजामंडल से संबंधित व्यक्ति थे? तो कन्हैयालाल मित्तल है, इनके रिगार्डिंग बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ये कौन से प्रजामंडल के रिगार्डिंग थे? तो ये आपको देखने मिलेंगे ऑप्शन ए झालावाड़ राज्य प्रजामंडल से। झालावाड़ से आपके कौन है? कन्हैयालाल मित्तल, मांगेलाल भव्य और मकबूल आलम। झालावाड़ प्रजामंडल है, इसकी स्थापना की गई थी 1946 में।
मांगीलाल भव्य की अध्यक्षता में इसकी स्थापना झालावाड़ प्रजामंडल की गई थी। इसमें कन्हैयालाल मित्तल, मकबूल आलम है, इन्होंने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया था। झालावाड़ प्रजामंडल है ये राज्य का अंतिम प्रजामंडल था 1946 में। यह राज्य का एकमात्र प्रजामंडल था जिसके राजकीय संरक्षण है वो महाराजा हरिश्चंद्र से प्राप्त हुआ था। तो ये एकमात्र प्रजामंडल है जिसे क्या मिला था, राजकीय संरक्षण मिला था, झालावाड़ प्रजामंडल। राजस्थान में प्रजामंडल की जो स्टार्टिंग आप देखोगे तो आपको 1931 में जयपुर प्रजामंडल, फिर इसका वापस रिगठन होगा, पुनर्गठन होगा। 1938 में आपको मेवाड़ प्रजामंडल है, इस प्रकार देखने मिलेगा। फिर आपको 1942 में कुछ प्रजामंडल देखने मिलेंगे, 1944 में देखने मिलेंगे जैसलमेर धौलपुर वजह से। फिर आपको 45 में डूंगरपुर झालावाड़ देखने मिलेगा 46 की तरफ। तो ये कुछ इनकी डेट है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से क्लियर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है पंचीड़ा गीत के रचयिता कौन थे। तो पंचीड़ा है माणिक्यलाल वर्मा, इसका करेक्ट आंसर होगा माणिक्यलाल वर्मा। सॉरी, पंचीड़ा गीत के रचयिता विजय सिंह पथिक इसमें आंसर माना गया है। बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा पंचीड़ा गीत लिखा गया था और इस बात को ध्यान में रखना होगा कि पीड़ितों के पंचीड़ा गीत के रचयिता विजय सिंह पथिक थे। देखो हमारा जो इसमें आंसर है ये इन्होंने किस प्रकार से माना है कि माणिक्यलाल वर्मा है, ये हमने सुना है पंचीड़ा गीत के रिगार्डिंग। बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रमुख जो व्यक्तित्व थे माणिक्यलाल वर्मा, इन्होंने पंचीड़ा नामक गीत लिखा था। तो हमारे उस अकॉर्डिंग आंसर सही है। यहाँ इस बात को ध्यान में रखना है कि पीड़ितों के पंचीड़ा गीत दो हैं, एक आपको पंचीड़ा देखने मिलेगा, एक है पीड़ितों का पंचीड़ा गीत है। तो पीड़ितों का पंचीड़ा गीत है वो आपको लिखा था विजय सिंह पथिक के द्वारा। तो इसमें तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो देखो यही होना चाहिए पंचीड़ा गीत। तो विजय सिंह पथिक की जगह माणिक्यलाल वर्मा आंसर होना चाहिए। कोचिंग वालों ने किस प्रकार से माना है, पीड़ितों का पंचीड़ा इन्होंने अच्छे से क्लियर है वो नहीं किया है। फिर भी आप नेक्स्ट टाइम पर अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग ध्यान में रखना पीड़ितों का पंचीड़ा किसने लिखा, विजय सिंह पथिक, और वैसे पंचीड़ा माणिक्यलाल वर्मा द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपके खिजर खां के रिगार्डिंग। खिजर खां के बाद में जो आपके मेवाड़ रियासत की जब आप हिस्ट्री देखते हो तो उसमें आपका क्वेश्चन पूछा गया है खिजर खां के बाद में चित्तौड़ का प्रशासक है वो किसे बनाया गया था। तो खिजर खां है, इनके बाद में जो मेवाड़ का जो प्रशासक बने थे वो कौन बने थे, मालदेव सोनगरा, जिन्हें मुछला मालदेव भी कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में अटैक किया था। तब शासक आपके देखने मिलते हैं रतन सिंह, जो रतन सिंह और जो यहाँ इनकी रानी थी पद्मिनी, वो क्या करती है, इनके द्वारा साका किया जाता है केसरिया और जौहर जिसमें इंक्लूड है। अलाउद्दीन खिलजी अटैक करता है, इसकी जानकारी हमें जो अमीर खुसरो है इनकी बुक में मिलती है। अमीर खुसरो की बुक खजाइन उल फतूह है, इसमें इस अटैक की जानकारी दी गई है चित्तौड़ अभियान की। चित्तौड़ पर अधिकार करने के बाद में अलाउद्दीन खिलजी है उसके द्वारा अपने पुत्र थे खिजर खां, इनको सौंप दिया था चित्तौड़ का किला। खिजर खां है बाद में चित्तौड़ है का नाम बदल कर क्या कर देते हैं, खिजराबाद कर देते हैं। यहाँ पर एक शिलालेख भी लगवाते हैं। बाद में 1311 में खिजर खां है वो मालदेव सोनगरा को चित्तौड़ सौंपते हैं और इन्हें चित्तौड़ का प्रशासक बनाते हैं। जब हम हिस्ट्री देखते हैं तो हम देखते हैं कि मालदेव सोनगरा है इनको रिमूव करके जो बना था चित्तौड़ पर जिसने अधिकार किया था वो राणा हमीर थे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है वो महासतियों के टीले के रिगार्डिंग है। वापिस ये मेवाड़ के रिगार्डिंग क्वेश्चन है वो पूछा गया है। महासतियों का टीला है ये मध्य पाषाण काल में किस क्षेत्र को कहा जाता है। तो महासतियों का टीला है ये किसे कहा जाता था, बागोर, उदयपुर में जो स्थित है बागोर, इसे महासतियों के टीला के रूप में जाना जाता है। मध्य पाषाण काल में ये संबंधित स्थान है वो देखने मिलेगा। बागोर सभ्यता भीलवाड़ा के मांडल कस्बे में काठोरी नदी के किनारे है। सॉरी मैंने उदयपुर बोला, बागोर सभ्यता कहाँ पर है, भीलवाड़ा में। इन कौन सी रिवर के किनारे ये स्थित है, कोठारी नदी के किनारे स्थित है। इसके उत्खननकर्ता कौन थे, वीरेंद्र नाथ मिश्र और एल.एस. लेस्निक इसके क्या माने जाते हैं, उत्खननकर्ता वो माने जाते हैं। बागोर है वो लघु पाषाण उपकरण भारत का सबसे संपन्न पाषाणकालीन सभ्यता का स्थल है वो माना जाता है। भीलवाड़ा में स्थित है, कोठारी रिवर के किनारे है और इस सभ्यता को
आदिम संस्कृति का संग्रहालय है वो भी कहा जाता है। तो ये न्यू पॉइंट आपको मिलेगा। आदिम संस्कृति का संग्रहालय किसे कहा जाता है? बागोर सभ्यता को कहा जाता है। भारत के सबसे प्राचीनतम पशुपालन के अवशेष जो 5000 ईसा पूर्व है, ये पशुपालन के अवशेष भी आपको कहाँ से मिलेंगे? बागोर सभ्यता से मिलेंगे। कृषि व पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। उत्खनन से यहाँ से महासतियों के टीला मिला है। बागोर मध्य पाषाणकालीन स्थल है। और बागोर से आपको 5 क्या मिले हैं? नर कंकाल के अवशेष मिले हैं। यहाँ से आपको बूचड़ खाने के भी साक्ष्य मिलते हैं। बूचड़ खाने के नर कंकाल के साक्ष्य है वो मिलते हैं। बागोर में खुदाई से 3 स्तर पर प्राप्त हुए हैं। प्रथम स्तर पर आखेट, सेकंड स्तर पर पशुपालन और तीसरे स्तर पर कृषि। तो 3 स्तरों पर इसकी खुदाई की गई थी। प्रथम स्तर पर आखेट में के साक्ष्य मिले हैं, सेकंड पर आपको पशुपालन के और थर्ड पर एग्रीकल्चर की साक्ष्य है वो देखने मिलते हैं। यहाँ पर सर्वाधिक 14 प्रकार की कृषि किए जाने के अवशेष है वो भी मिले हैं। यहाँ पाषाणकालीन उपकरणों के साथ साथ लो उपकरण हैं उनका भी प्रयोग किया जाता था। तो बागोर सभ्यता के संबंध में ये एक्स्ट्रा फैक्ट है वो भी आपको ध्यान में रखने हैं। हर्षवर्धन के समय भारत आए चीनी यात्री ह्वेनसांग ने निम्नलिखित में से किस स्थल की यात्रा की थी? तो भीनमाल की ओर यात्रा है वो चीनी यात्री हर्षवर्धन के टाइम पर ह्वेनसांग ने की थी। इस क्वेश्चन की व्याख्या देखें तो भीनमाल जिसका पुराना नाम आपको श्रीमाल या फिर इसी का नाम इस प्रकार से भीलमाल भी देखने मिलता है। ये संबंधित महत्वपूर्ण स्थल तथ्य जालोर जिले है, झालोर में स्थित है। प्राचीनतम शिलालेख है और वह साहित्य ग्रंथ है। यहाँ पर इसका नाम आपको श्रीमाल है वो देखने मिलता है। यह प्राचीन गुजरात प्रदेश की राजधानी और विकसित नगर था। कौन से प्रदेश की राजधानी थी? गुजरात प्रदेश है इसकी राजधानी था। प्राचीनतम बौद्ध धर्म और संस्कृति का केंद्र भी था। तो बौद्ध धर्म से संबंधित भी केंद्र है वो भीनमाल आपको देखने मिलता है। चीनी यात्री आया था ह्वेनसांग किसके टाइम पर आया था? आपके हर्षवर्धन के टाइम पर आया था। कहाँ की यात्रा की? भीनमाल की। कब की थी? 640 ईस्वी में विक्रमी संवत के। तो ये आपको देखने मिलता है 697 ईस्वी। हम जानते हैं 57 वर्ष आगे है, 697 ईस्वी है वो विक्रमी संवत है। भीनमाल ने श्रीमाल का ह्वेनसांग है उसने भीनमाल का नाम किस प्रकार से वर्णन किया है? पीलो मालो के रूप में उसे उल्लेखित किया था। ज्योतिष के प्रसिद्ध विद्वान ब्रह्मगुप्त है ये भी कहाँ पर रहने वाले थे? भीनमाल जालोर के रहने वाले थे। उसने यहीं पर अपने जो ग्रंथ है ब्रह्मस्फुट सिद्धांत है इसकी रचना की थी। कहाँ पर की थी? ब्रह्मस्फुट सिद्धांत की ब्रह्मगुप्त है उनके द्वारा भीनमाल में की गई थी। शिशुपालवती नामक काव्य है उसके रचयिता माघ कवि है ये भी भीनमाल के निवासी थे। तो माघ कवि है जिन्होंने द्वारा रचना की गई थी शिशुपाल वध। ये भी कहाँ के रहने वाले थे? भीनमाल के रहने वाले थे। भीनमाल पर आपको विभिन्न कालों में गुर्जर प्रतिहार, चावड़ा और परम्हार चौहान के आधिपत्य है वो देखने मिलते हैं। गुर्जर प्रतिहार शासक नागभट्ट है प्रथम उनके द्वारा 18वीं शताब्दी में भीनमाल को अपनी राजधानी बनाया गया था। यहाँ पर परमार और चौहान शासक गुजरात के सोलंकी राजवंश के महत्वपूर्ण सामंत शासक थे। भीनमाल के चौहान राज्य की समाप्ति दिल्ली सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। बड़ा जैन मंदिर लक्ष्मीनाथ पार्श्वनाथ जो 72 जिनालय भीनमाल में स्थित है। किस स्थल के शासक मिनांडर के 16 कॉइन्स है सिक्के हैं वो प्राप्त हुए हैं? तो नगरी बेराट है। यहाँ से बेराट से क्या प्राप्त हुए आपको? मिनांडर के 16 सिक्के हैं वो प्राप्त हुए हैं। सबसे ज़्यादा आप सिक्को देखते हो तो वो नगर रेड में है यहाँ पर देखते हो। और मिनांडर के जो 16 सिक्के आपको देखने मिलते हैं वो बेराट से देखने मिलते हैं। बेराट से आपको 28 मुद्रा इंडो ग्रीक जो शासक है उनकी देखने मिलती है। तो इस क्वेश्चन की जो हम व्याख्या देखें, बेराट है, बेराट जो सभ्यता जयपुर के विराटनगर की साइड में आपको देखने मिलती है। 28 यहाँ पर कॉइन्स हैं वो इंडो ग्रीक शासकों की देखने मिलती है। इन 28 कॉइन्स में से 8 है वो पंचमार्क हैं, चांदी की मुद्राएं हैं जो कपड़े में बांधी हुई मिली थी। इंडो ग्रीक शासक है उनकी 16 मुद्राएं हैं। कितनी है? 16 है। यूनानी शासक है मिनांडर इनके टाइम की मानी जाती है। जयपुरी राज्य के सिक्के जिन्हें झाड़साई सिक्के के रूप में जानते हैं जिस पर स्वाई जय सिंह का चित्र अंकित है। स्वाई जय सिंह है उन्होंने 1728 में मुगलों की अनुमति से जयपुर में टकसाल की स्थापना की थी। हम जानते हैं जयपुर की स्थापना कब हुई थी? 1727 में। उसके ठीक 1 साल बाद में 1728 में स्वाई जय सिंह क्या करते हैं? मुगलों से अनुमति प्राप्त करते हैं, जयपुर में टकसाल लगवाते हैं। कौन से सिक्के जारी करते हैं? झाड़साई सिक्के जारी करते हैं। महत्वपूर्ण सिक्कों की रिगार्डिंग जानकारी देखें तो हालिका सिक्का वो माधो सिंह के टाइम पर है। रस कपूर के सिक्का है वो जगत सिंह की प्रेमिका है।
प्रियसी के नाम से है रसकपूर सिक्के। चौहानी सिक्के जो शासक है विंशोपक द्रमक रूपक दिनार अजयराज की रानी सोमलेखा द्वारा चांदी के सिक्के वो जारी किए गए थे। सोमेश्वर जो चौहान शासक है अजमेर के, उनके द्वारा अश्वरोही सिक्के जारी किए गए थे। वहीं मारवाड़ रियासत में देखते हो तो मारवाड़ रियासत में जोधपुर टकसाल के सिक्के हैं, उनके मोहर कहलाती है। जोधपुर टकसाल से बने सिक्के मोहर कहलाते हैं। जोधपुर की टाइप पर आपको विजय शाही सिक्के देखने मिलते हैं, विजय सिंह के टाइम पर के। तो बहुत शाही सिक्के देखने मिलेंगे। तांबे के गधिया मुद्राएं देखने मिलती है। सोजत है यहाँ पर आपको लिलुया या फिर लल्लूशाही सिक्के देखने मिलते हैं। भीमशाही सिक्के देखने मिलते हैं। ब्रिटिश प्रभाव वाला जो आलमशाही सिक्का है वो आपको कुचामन से मिलता है। 31 इंदा सिक्का बीकानेर राज्य के सिक्के हैं। गजशाही सिक्का बीकानेरी राज्य के सिक्के हैं, उन पर आपको विक्टोरिया इम्प्रेस भी लिखा हुआ देखने मिलेगा। तो ये कॉइन्स के रिगार्डिंग कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देखने मिलते हैं। बीकानेर वाले पे कौन सा नाम आपको देखने मिलता है? विक्टोरिया इम्प्रेस। दूसरी तरफ महाराजा के जो लेख हैं वो भी देखने मिलेंगे कहाँ पर? बीकानेर वाले में। तो ब्रिटिश रियासत का जो इफेक्ट है वो आपको यहाँ पर देखने मिलता है कॉइन्स में भी। मेवाड़ राज्य के सिक्के हैं वो तांबे के हिंगला, चांदी के भिलाड़ी, त्रिशूलिया, नाथवारिया, भिंडरिया, मुगलशाही सिक्का एलची, ये आपको कहाँ पर देखने मिलते हैं? मेवाड़ में देखने मिलते हैं। महाराणा स्वरूप शाही मेवाड़ के जो महाराणा है स्वरूप सिंह, इनके टाइप पर स्वरूप शाही सिक्के मेवाड़ में हूणों द्वारा प्रचलित चांदी व तांबे की गधिया मुद्राएं, चांदी का शाह आलमी सिक्का चित्तौड़गढ़, सलम्बुर के तांबे के सिक्के पदमशाही कोटा, हाली व मदनशाही सिक्के झालावाड़, बांसवाड़ा से लक्ष्मण सिंह जैसलमेर के सिक्के तांबे के टोडिया सिक्के कहलाते हैं। तो ये काफ़ी फेमस है। जैसलमेर वाले कौन से सिक्के हैं? टोडिया सिक्के हैं। एक आपको स्वरूप सिंह के टाइम के मेवाड़ वाले स्वरूप शाही सिक्के वो याद रखना है। चांदी का आख्या सिक्का, मुगल शासक मधुशाही सिक्का, अलवर के रावशाही सिक्के, धौलपुर के तमचाशाही सिक्के। तो इस प्रकार ये आप कॉइन्स हैं वो देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना आराम से इन कॉइन्स के रिगार्डिंग। नेक्स्ट जो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है वो है आपके चौहान डायनेस्टी के रिगार्डिंग। चौहान शासक कौन सा ऐसा शासक था जिसके टाइम पर आपको दरबारी विद्वान देखने मिलते हैं? देवबोध और त्रम्बोध। तो ये आपको दो दरबारी विद्वान आपको देखने मिलेंगे अन्नोराज के टाइम पर। अन्नोराज जिनके द्वारा तुर्क जो शासक है उनका दमन किया गया था, आना सागर झील का फॉर्मेशन करवाया था। इनके टाइम पीरियड पर दो आपको जैन विद्वान देखने मिलते हैं, देवबोध और धर्मबोध। इस क्वेश्चन की व्याख्या देखें तो अजय राज है इसके जिन्होंने अजमेर की स्थापना की थी। इसके बाद में शासक आते हैं अन्नोराज 1133 में अजमेर की स्थापना हुई थी 1113 के अराउंडिंग। अन्नोराज है ये इन्हें महाराजा धीराज परमेश्वर परम भट्टारक की इन्होंने उपाधि धारण की थी, टाइटल लगाए थे। तुर्क जो अटैक था तुर्क आक्रमणकारी उनको खदेड़ा था। मालवा के नरवर्मन है इसको भी पराजित किया था। अजमेर में आना सागर झील है इसका निर्माण करवाया था। कहा जाता है कि इन्होंने तुर्कों की काफ़ी हत्या की थी और उस खून को साफ करने के चक्कर में ही ये आना सागर झील है इसका फॉर्मेशन हुआ है। ये एक आपको कहानी है वो देखने मिलेगी इस रिगार्डिंग। चालुक्य शासक कुमारपाल के ने आबू के निकट युद्ध में इसे हराया था। तो चालुक्य शासक कुमारपाल से ये क्या थे? हार गए थे। इस युद्ध का वर्णन है वो आपको कौन सी बुक में देखने मिलता है? प्रबंध चिंतामणि एवं प्रबंध कोश में इसका वर्णन है वो आपको देखने मिलेगा। किसके रिगार्डिंग? अन्नोराज के रिगार्डिंग। और जो चालुक्य शासक हैं कुमारपाल है इनकी जानकारी इसमें देखने मिलती है। अन्नोराज ने अजमेर में खतरगत जो संप्रदाय है उसके अनुयायी हैं उनको भूमि अनुदान भी दिया था। साथ ही देवबोध और धर्मघोष नामक जो विद्वान है वो इनके दरबारी विद्वान थे। इनके पुत्र है जगदेव, इनके द्वारा इनकी हत्या कर दी थी। तो अजमेर में जो पितृ हत्या शासक माना जाता है वो कौन है? आपके जगदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 17 क्वेश्चन। मेवाड़ के किस शासक के समय जो प्रतापगढ़ को मेवाड़ से अलग करके स्वतंत्र रियासत का दर्जा है वो प्रदान किया गया था? मेवाड़ से अलग प्रतापगढ़ को कब किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, जगत सिंह। जगत सिंह के काल में जब देवलिया प्रतापगढ़ के शासक थे जसवंत सिंह, इन्होंने मेवाड़ के प्रभाव को अपने राज्य से समाप्त करने का प्रयास किया था। मेवाड़ के शासक जो जगत सिंह फर्स्ट है इनके द्वारा जसवंत सिंह के
तथा उनके पुत्र महासिंह हैं उनको उदयपुर बुलाकर समाप्त कर दिया। लेकिन इसके विपरीत जो शाहजहाँ है उनके द्वारा 1631 में मेवाड़ को प्रतापगढ़ है उसको मेवाड़ से अलग करके स्वतंत्र रियासत का दर्जा है वो दिया था। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन दिया गया है, मेवाड़ के किस शासक की पुत्री का विवाह है वो सवाई जयसिंह के साथ हुआ था, जो आगे चलकर जयपुर में उत्तराधिकार संघर्ष के कारण बना था। तो मेवाड़ की जो पुत्री है सवाई जयसिंह के साथ जिसका विवाह हुआ था और वो बाद में क्या बनता है उत्तराधिकार संघर्ष का। ये किसके रिगार्डिंग पूछ रहा है, जो उत्तराधिकार संघर्ष हुआ था ईश्वरी सिंह और माधो सिंह। सवाई जयसिंह के दो बेटे थे ईश्वरी सिंह और माधो सिंह। देबारी समझौते के रिगार्डिंग ये बात कर रहा है। तो ये कौन से शासक के टाइम पीरियड की आपको घटना देखने मिलती है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा अमर सिंह सेकंड। अमर सिंह सेकंड के टाइम पीरियड की ये है, ये प्रमुख घटना आपको देखने मिलेगी। मेवाड़ के शासक थे अमर सिंह सेकंड, इनकी पुत्री माना जाता है या कुछ विद्वान बताते हैं इनकी सिस्टर थी जिनका विवाह हुआ था आपके जयपुर के सवाई जय सिंह के साथ। सवाई जय सिंह हैं, इनके दो बेटे थे माधो सिंह और ईश्वरी सिंह। देबारी एग्रीमेंट के तहत जो शासक बनाया जाना था वो बनाया जाना था माधो सिंह को, लेकिन जो सवाई जय सिंह है ये मृत्यु के वक्त जिसको शासक बना के चला जाते हैं ईश्वरी सिंह को। इसलिए बाद में आपको राजमहलों का युद्ध है वो देखने मिलेगा, उत्तराधिकार संघर्ष होगा। ईश्वरी सिंह एक बार तो राजमहलों के युद्ध में जीत जाते हैं और बाद में इनके द्वारा इस सलाट का फॉर्मेशन भी करवाया जाता है, लेकिन कालांतर में वो मराठों से मराठा जो थे उनसे जो क्या बोलते हैं उसको, वो डिमांड करते थे रुपीज़ की, अलग से उसका एक टर्म चलती है मैं अभी भूल रही हूँ। तो उसकी वजह से वो ये खुदकुशी कर लेते हैं इस सलाट से कूद कर। एंड बाद में जो शासक बनता है वो कौन बनते हैं, माधो सिंह, जो बाद में मराठे हैं उनका कत्लेआम भी करवाएंगे। 1708 में मेवाड़ में देबारी एग्रीमेंट होता है। देबारी एग्रीमेंट है ये हुआ था आपके मेवाड़, मारवाड़ और आमेर रियासत के मध्य हुआ था, जिसके तहत जो मेवाड़ के महाराणा थे अमर सिंह, इनकी बेटी का विवाह किया गया था आपके आमेर के साथ। साथ ही मारवाड़ के अजीत सिंह और आमेर के सवाई सिंह, इनको क्या बनाया गया था, शासक बनाया गया था। तो इनके मेवाड़ महाराणा की पुत्री थी चंद्र कुमारी, इसका विवाह किया गया था सवाई सिंह के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, मुगल रियासत के रिगार्डिंग मुगल अधीनता स्वीकार करने वाला मारवाड़ का प्रथम शासक कौन था। तो मारवाड़ का जो प्रथम शासक था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी वो था उदय सिंह। मारवाड़ की जब रियासत हम देखते हैं तो हम देखते हैं चंद्र सिंह का नाम काफ़ी फेमस है। चंद्र सिंह जिसके द्वारा कभी भी अकबर की अधीनता है वो स्वीकार नहीं की गई थी, और जिसे हम प्रताप का अग्रगामी भी कहते हैं, मारवाड़ का भूला विसरा राजा कहते हैं, जिसने निरंतर संघर्ष किया था और कभी भी जो अकबर है मुगल अधीनता है वो स्वीकार नहीं की थी। चंद्रसेन की मृत्यु के बाद में जो उत्तराधिकारी जो शासक बने थे उदय सिंह, उनके द्वारा मुगल अधीनता है वो स्वीकार कर ली गई थी। तो उदय सिंह पहला शासक था जिसने अकबर की अधीनता है वो स्वीकार की थी। अपनी पुत्री जगत गोसाई है, इसका विवाह है वो 1587 में जहांगीर के साथ भी किया था। आगे चलकर मुगल शासक बना था और इस विवाह के परिणाम स्वरूप ही आपको उदय सिंह को इसने 1000 का मनसबदार है वो बनाया था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी नहीं है, बस आपको याद रखने के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कनेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है, केशव दास ने राजगुण रूपक नामक काव्य की रचना मारवाड़ के किस शासक के टाइम पर की थी। तो केशव दास है उनके द्वारा जो पुस्तक की रचना की गई थी, गज गुण रूपक नामक काव्य की रचना की गई थी, ये किसके टाइम पर की गई थी, गज सिंह के टाइम पर। करेक्ट आंसर होगा गज सिंह। तो आज के लिए हम इतने ही क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे अदर जो इन्फॉर्मेशन है उसके साथ। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, वीडियो को कंप्लीट आपको देखना है, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।